हेलो बच्चों, एग्ज़ाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली रिपीट करके पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री या फिर डी केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद देश के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने वाली अंतिम संस्था है, याद रखेंगे भैया। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी केंद्रीय मंत्रियों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्यों सब शामिल होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है, राष्ट्रीय विकास एक कार्यकारी निकाय है जिसे सरकार द्वारा 1952 में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे बच्चों। यह करने के लिए स्थापित किया गया था योजना क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग में वृद्धि, साधारण आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना और संसाधनों और प्रयासों को जुटाकर संतुलित विकास सुनिश्चित करना था। आगे बढ़ेंगे। एनडीसी की रचना कैसे हुई थी? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विधानसभाओं वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, और विधानसभाओं के बिना संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं। एनडीसी योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देता है। यह योजना आयोग के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना के बाद 2015 से योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचलन को समाप्त कर दिया गया है, याद रखेंगे, 2015 के बाद। आगे बढ़ेंगे। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद के कुछ काम देख लेंगे। विकास संबंधी मामलों पर निर्णय लेना और विचार विमर्श करना होता है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना होता है। समय समय पर योजना के कार्यक्रम की समीक्षा करना होता है और राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना होता है, याद रखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1680 में, ऑप्शन बी 1861 में, या फिर ऑप्शन सी 1542 में, या फिर ऑप्शन डी 1601 में। दोस्तों, सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। 1861 में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ये नोट हैं, ये पुराने नोट हैं जो सबसे पहली बार कागज़ में बने थे। आगे डिटेल्स में भी समझेंगे। भारत में कागजी मुद्रा का चलन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर कागजी मुद्रा का चलन 1861 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे ये डेट। भारत में कागजी मुद्रा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी की थी। बैंक ऑफ बंगाल ने 3 सितंबर 1812 को 250 रुपये का नोट जारी किया था, याद रखेंगे, सबसे पहले 3 सितंबर 1812 को। आगे बढ़ते हैं। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया था। इस एक्ट के बाद भारत सरकार को बैंक नोट छापने और प्रसारित करने का अधिकार मिला था 1861 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में जॉर्ज छठी के चित्र वाला पहला 5 रुपये का नोट जारी किया था। आगे 1953 में भारतीय मुद्रा में हिंदी में रुपया शब्द अंकित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। 1957 में 1 रुपये को पहली बार 100 पैसों में बांटा गया था, याद रखेंगे। और 2010 में रुपये का नया चिन्ह जो RS इस्तेमाल में लाया गया था 2010 में, याद रखेंगे बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था?
आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1960 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 14 अगस्त 1947 को। बच्चों, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स में भी देखेंगे इसके बारे में। भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुआ था, याद रखेंगे। इस हॉल को अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जब संविधान की पहली बैठक हुई थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ की पॉइंट्स भी देख लेंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार भारत की संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था। उद्घाटन सत्र आचार्य कृपलानी द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय के साथ शुरू हुआ था, जो विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले दिन की बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स संविधान सभा की बैठक के मामले में। आगे है संविधान सभा का गठन। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता था। शुरुआत में 389 सदस्य थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान में देश के बंटवारे के बाद यह संख्या घटकर 299 ही रह गई। 229 ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रांतों से थे, जबकि शेष 70 रियासतों से। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी और उन्हें मुसलमानों, सिखों और बाकी समुदायों के बीच में विभाजित किया जाना था, याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। आगे देखेंगे संविधान सभा की बैठक से और कुछ जुड़ी बातें। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने बैठक के बहिष्कार किया था। इस बैठक में संविधान के अधिकारों और विधि मंत्रों पर चर्चा की गई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखेंगे। पहला 9 दिसंबर को हुई थी और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहले वाले में कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरे वाले में कौन थे जो वो अस्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को वस्तुनिष्ठ ठहराव सर्वानुमति से स्वीकार हुआ था, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। जो समिति का नाम होता है और उसके चेयरमैन हमेशा पूछे जाते हैं, तो हर एक समिति के अध्यक्ष को जानेंगे। अगर पूछा जाएगा प्रक्रिया के नियमों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। और क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सितार मैया थे, याद रखेंगे। ये सारे के सारे समिति के अध्यक्ष। आगे भी देखेंगे, आगे भी कुछ अध्यक्ष हैं। व्यापार समिति का आदेश के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो के.एम. मुंसिम थे। आगे है राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन है, तो मावलंकर जी है, जीवी मावलंकर। और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। आगे है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी। सारे के सारे अध्यक्ष याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे भी है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम अपवर्जित और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपीनाथ बोरदोलई। आगे है बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ए.वी. ठक्कर थे, याद रखेंगे नाम। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी जवाहरलाल नेहरू। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखेंगे बी.आर. अम्बेडकर जी थे। सारे के सारे अध्यक्ष याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी
आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी आसाम में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो एक जलप्रपात है, नाम है आगे बताऊंगा, कुरिकंचल, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डिटेल्स में भी देख लेंगे। कर्नाटक इसका राइट आंसर था। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई करीब 455 मीटर है। वराही नदी द्वारा बनाया यह जलप्रपात एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे कुंचिकल अब्बे के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट याद रखेंगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कहाँ है? कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं इसके। कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और एशिया का दूसरा सबसे जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। अभी बताया मैंने। कुंचिकल जलप्रपात को कुंचिकल अब्बे भी कहा जाता है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी द्वारा निर्मित है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ राज्य और उसके जलप्रपात है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कैलाश कोना जलप्रपात कहाँ है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। आकाशी गंगा जलप्रपात कहाँ है, तो बताएंगे आसाम में। और येन्ना जलप्रपात कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये जलप्रपात याद रखेंगे, पूछा जाता है कौन सा जलप्रपात कहाँ है। आगे बढ़ेंगे, भारत के कुछ और प्रमुख जलप्रपात है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे कि पहला है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में स्थित यह जलप्रपात है, शरावती नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखेंगे किसे? जोग जलप्रपात को। आगे है नोहकलिकाई जलप्रपात। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित यह जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा डुबकी लगाने वाला जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है, जो कि कहाँ है? मेघालय में। आगे है बरही पानी जलप्रपात। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह 2 स्तरीय जलप्रपात है, याद रखेंगे कहाँ है? उड़ीसा में। आगे है भीलबेरी झरना। ये झरना राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 182 फुट है, याद रखेंगे कहाँ है? राजस्थान में। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? याद रखेंगे, आपके ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी टीन युग की, ऑप्शन सी सोना युग की, या फिर ऑप्शन डी कांस्य युग की। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो काफ़ी पुरानी सभ्यता है। और ये कौन सी सभ्यता, कौन सी युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कांस्य युग की सभ्यता है। पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की थी, तो बताएंगे कांस्य युगीन थी। आगे डिटेल में भी समझेंगे। डिटेल्स में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे और भी डिटेल्स में समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। भारतीय उपमहाद्वीप के कांस्य युग लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और अंत में सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म देता है, जिसकी परिपक्व अवधि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी, याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी, जिसका उपयोग आज भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कनिष्क ने की थी, ऑप्शन बी कुजुला कड़फिसेस ने की थी, ऑप्शन सी वीमा कड़फिसेस ने की थी, या फिर ऑप्शन डी वासुदेव प्रथम ने की थी। बच्चों, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कनिष्क ने की थी। कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। डिटेल्स में भी जानेंगे कैसे। कुषाण वंश प्रथम शताब्दी और तीसरी शताब्दी में शासन किए थे। कुजुला कड़फिसेस भारत में कुषाण वंश की नींव रखने वाले पहले युजी प्रमुख थे। दूसरा राजा वीमा कड़फिसेस था, जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे कनिष्क नाम। आगे भी डिटेल से देखेंगे।
कुषाणों ने प्रसिद्ध सिल्क रूट को नियंत्रित किया। कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडलवन में चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। वासुदेव प्रथम अंतिम कुषाण शासक था। याद रखेंगे, कुषाण शासक का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव प्रथम नाम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का जो शब्द है वह संबंध किससे है? आपके ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू से, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी से। बच्चों, रेलगाड़ी में जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो शताब्दी नाम किससे संबंधित है? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू शताब्दी शब्द से संबंध रखते हैं। आगे डिटेल्स में भी जानेंगे कैसे। शताब्दी एक्सप्रेस का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रखा गया था। संस्कृत में शताब्दी शब्द का अर्थ होता है शताब्दी होता है। और तत्कालीन रेल मंत्री माधवराज सिंधिया ने 10 जुलाई 1988 को पहली शताब्दी एक्सप्रेस की घोषणा की थी। याद रखेंगे, किसने? माधवराव सिंधिया ने। यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी के बीच में चलती थी। आगे है, साल 1989 में नई दिल्ली और कानपुर के बीच भी एक शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई। शताब्दी एक्सप्रेस को आमतौर पर 400 से 500 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाया जाता है। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। शताब्दी एक्सप्रेस में स्लीपर श्रेणी नहीं होती है। इसमें एसी चेयर कार और एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सुविधा होती है सिर्फ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कहता है, भारत में पहली बार टेलीविज़न सेवा कब शुरू की गई थी? यही बताना है आपको। भारत में टेलीविज़न कब आया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1959 को, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1958 को, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1957 को, या फिर ऑप्शन डी 15 सितंबर 1959 को। दोस्तों, भारत में पहली बार टेलीविज़न सेवा कब शुरू की गई थी? तो 15 सितंबर 1959 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में यह टेलीविज़न सेवा आधे घंटे के लिए स्टार्ट किया गया था। डिटेल्स में भी समझेंगे कैसे। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया के नाम दिया गया था। बाद में 1975 यानी 1975 में इसका नाम हिंदी नामकरण से दूरदर्शन नाम से किया गया था। याद रखेंगे। आगे जानेंगे और भी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो 15 सितंबर 1959 में हुई थी, यह सब यूनेस्को की मदद से शुरू हुआ था। शुरुआत में सामुदायिक स्वास्थ्य, यातायात, सड़क सामान्य ज्ञान, नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों जैसे विषय पर दिन में 1 घंटे में 2 बार कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 1961 में इन प्रसारणों को एक स्कूल एजुकेशन टेलीविज़न जैसे कि STV परियोजना में शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे है, भारत में टेलीविज़न का पहला बड़ा विस्तार 1972 में शुरू हुआ था, जब बॉम्बे में एक दूसरा टेलीविज़न स्टेशन खोला गया। इसके बाद 1973 में श्रीनगर और अमृतसर में, और कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ में 1975 में स्टेशन बनाए गए थे। ग्राहकों की संख्या के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सदस्यता वाला टेलीविज़न बाजार थे। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। याद रखेंगे। टेलीविज़न से रिलेटेड ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। टेलीविज़न से कहीं भी पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखेंगे बच्चों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में क्या प्रावधान है? आपके ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में नौकरियों के लिए, या फिर ऑप्शन बी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ऑप्शन सी धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए, या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। बच्चों, आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 356 आपातकालीन या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जाता है। आर्टिकल 356 उससे संबंध रखता है। आगे डिटेल्स में भी समझेंगे।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 का संबंध राज्य आपातकाल से है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में अपना शासन लागू कर सकते हैं और राज्य सरकार को ख़त्म कर सकते हैं। इसे राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। याद रखेंगे आर्टिकल 356 के मामले में। और भी की पॉइंट्स है, देख लेंगे। आर्टिकल 356 भारत के संविधान का आर्टिकल 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 193 पर आधारित है। आर्टिकल 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल राष्ट्रपति शासन लगाने से, जो कि है आर्टिकल 356। आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। यह 2 प्रकार का होता है। यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा आश्वस्त या संतुष्ट होता है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला सकती है, ये पहली प्रकार है। और दूसरी प्रकार आर्टिकल 356, इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि कोई राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है जिनके पास उसे ये सब अधिकार है। आगे बढ़ेंगे। सरल शब्दों में राष्ट्रपति शासन तब होता है जब राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल के कार्यकाल यानी केंद्रीय नियुक्ति के माध्यम से राज्य का प्रशासन करती है। इसे राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। याद रखेंगे आर्टिकल 356 से रिलेटेड। आगे और भी कुछ खास बातें हैं आर्टिकल 356 से, वो भी देखिए। यह आर्टिकल संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किसी राज्य पर लागू किया जाता है। अगर कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक काम करने में असमर्थ हो और राष्ट्रपति तो शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने पर राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और राज्य पर केंद्र सरकार का शासन लागू हो जाता है। याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन इसे ही कहते हैं। आगे है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी बनता है। आर्टिकल 356 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है। भारत में अब तक कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन जो 20 जून 1951 को पंजाब में लगाया गया था और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक लगा था, जो 6 साल और 264 दिनों तक रहा था। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 356 से रिलेटेड। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी देख लेंगे और जो कि ऑप्शंस में थे। अनुसूचित जाति जो कि SC और ST का नागरिकों की किसी भी सामाजिक और अशैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे OBC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे EWS की उन्नति आर्टिकल 15(4) में और आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 15(6) में दिए गए हैं। राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे EWS का पर्याप्त प्रतिनिधित्व आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(6) करते हैं। आर्टिकल 370 कहता है स्वायत्तता और राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए कानून बनाने की क्षमता के मामले में जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति से संबंधित था। 1954 के राष्ट्रपति के आदेश में अन्य बातों के अलावा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अपवादों साथ कश्मीर पर लागू किया गया था। याद रखेंगे आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर से रिलेटेड है। आगे जानेंगे आर्टिकल 29 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 कहता है। याद रखेंगे आर्टिकल 356 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स और राष्ट्रपति शासन से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बच्चों इंटरपोल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है और वो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं A लियोन फ्रांस में, ऑप्शन B डबलिन आयरलैंड में, ऑप्शन C ओटावा कनाडा में या फिर ऑप्शन D जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन फ्रांस में इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है तो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। थोड़ा डिटेल्स में भी जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो कि इंटरपोल कहते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। राष्ट्रपति अहमद नासर अल रईसी है। इसका गठन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुआ था और 1956 में इसे इंटरपोल कहना शुरू कर दिया गया था।
भारत 1949 में संगठन का सदस्य बना था। इंटरपोल अपने 194 देशों में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। याद रखेंगे इंटरपोल के बारे में। आगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसका मुख्यालय कहाँ है, हमेशा पूछा जाता है। तो सारे के सारे संगठन के मुख्यालय याद रखेंगे, एक एक करके हम जानेंगे। जैसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो कि UNO कहाँ है, तो USA में। आगे है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो USA में है। आगे है UNFPA, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो USA में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो USA में। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि IMF है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC USA में है। और विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC US में है। आगे विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो कि WFP है, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। और खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय भी रोम और इटली में है। याद रखेंगे। आगे UNH, जो संयुक्त राष्ट्र आवास है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो केनिया में है, नैरोबी केनिया में। आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ संगठन है UNCTAD, जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, उसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ना, जो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड में है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी स्विट्जरलैंड में है। और UNAIDS, जो संयुक्त राष्ट्र एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ये सारे के सारे संगठन स्विट्जरलैंड में है। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। और रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए जो संगठन है, वो नीदरलैंड में है। आगे है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, जो UNU है, वो कहाँ है, वो टोक्यो जापान में मुख्यालय है उसका है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो कि यूनेस्को कहा जाता है, उसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में। याद रखेंगे। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जो कि ICOMOS है, उसका भी मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सारे के सारे संगठन के मुख्यालय याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक टकरा ही जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। आगे भी है कुछ संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये है ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये भी पूछा गया है, ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑस्ट्रिया में है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो कि IMO है, कहाँ है, लंदन में, यानी UK में। राष्ट्रकुल का संगठन कहाँ है, UK में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है, UK में। याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन B बास्केटबॉल, ऑप्शन C क्रिकेट, या फिर ऑप्शन D बेसबॉल। बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेलों से भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सारे के सारे देशों के राष्ट्रीय खेल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। आगे डिटेल्स में भी जानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है जिसे कांग्रेस ने मान्यता दी हो। हालांकि बेसबॉल को ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी जैसे खेल अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हैं। ये चारों खेल हर साल अरबों डॉलर का कारोबार करते हैं। याद रखेंगे अमेरिका से। आगे थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे। हालांकि हाल के दशकों में अमेरिकी फुटबॉल दर्शकों के आधार पर सबसे लोकप्रिय खेल बन गया है। दुनिया भर में ज़्यादातर लोग इसे बस फुटबॉल के नाम से जानते हैं, लेकिन अमेरिका में इसे सॉकर कहा जाता है। अमेरिका में फुटबॉल का अपना एक अलग संस्करण भी है जिसे अमेरिकी फुटबॉल कहते हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों ने अपने अपने राज्य खेलों को मान्यता दी है, जैसे हवाई और कैलिफोर्निया में सर्फिंग, अलास्का में डॉग मॉसिंग और कोलोराडो में पैक बुसे रेसिंग और वेमिंग टेक्सास और साउथ डकोटा में रोडिगो। याद रखेंगे सारे के सारे
आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेसबॉल, बेसबॉल जो है यूएस का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल एक बैट एंड बॉल गेम है जो दो विरोधी टीमों के बीच में खेला जाता है, जो बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट देश है और उसका राष्ट्रीय खेल है, उसको भी जान लेते हैं, दिमाग में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। सारे के सारे राष्ट्रीय खेल याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अधिग्रहण की थी? आपके ऑप्शन से ए जापान से, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन सी अमेरिका से, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड से। बच्चों, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना जो भारत की अवधारणा है वो रूस से ली गई है। आगे जानेंगे डिटेल्स में। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से लिया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के बाद बनाया गया है। याद रखेंगे किन्होंने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। पूरा डिटेल्स में भी समझेंगे अब। भारत में पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। याद रखेंगे। आगे, भारत में संविधान की उधार ली गई विशेषताएं। भारत में संविधान द्वारा ली गई कहाँ कहाँ से, कौन से देश से ली गई है? तो याद रखेंगे सारे के सारे आज पॉइंट्स। जैसे अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है और उपाध्यक्ष का पद लिया गया है। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब रूस और सोवियत संघ और USSR ये सब एक ही नाम है। वहाँ से क्या क्या लिए गए हैं? तो पंचवर्षीय योजना लिए गए हैं और आर्टिकल 51 के तहत मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से। ये दोनों चीज़ रूस से लिए गए हैं। याद रखेंगे। आगे जानेंगे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए गए हैं? तो जापान से लिए गए हैं। आगे है सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन UK से लिया गया है। कानून का शासन UK से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। रीट याचिका ब्रिटेन से लिया गया है। अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनीयवाद जो कि ब्रिटेन UK से लिया गया है। याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है। आगे है देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का संविधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संविधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो रूस से ली गई है संविधान से। याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ना एक टकरा ही जाता है एग्जाम में। याद रखेंगे सारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ए 5वीं योजना, ऑप्शन बी पहली योजना, ऑप्शन सी तीसरी योजना, या फिर ऑप्शन डी दूसरी योजना। बच्चों, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं को महालनोबिस योजना कहा जाता है, किस योजना को कहा जाता है? तो दूसरी योजना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पंचवर्षीय योजना है दूसरी वाली। डिटेल्स में भी जानेंगे। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो कि PC महालनोबिस ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना 1956 और 1961 तक प्रस्ताव रखा था। इस रणनीति ने निवेश उत्पादों को प्राथमिकता दी जो भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण थे। योजना के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कैसे वितरित किया जाता था, यह कार्यान्वयन तथा इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजना और 5 स्टील पावर प्लांट बनाए गए हैं। 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। याद रखेंगे ये पंचवर्षीय योजना जो दूसरी योजना है। आगे है
पहली पंचवर्षीय योजना, इसे बनाने के लिए हेरोड-डोमर मॉडल का उपयोग किया गया था। याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य देश के कृषि विकास को बढ़ावा देना था। आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था। इस रणनीति का प्राथमिक लक्ष्य अर्थव्यवस्था को देश में विकास और विस्तार के एक आत्मनिर्भर चरण में ले जाना है। याद रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। आगे है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना को दो प्रमुख उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विस्तार और क्रमिक आत्मनिर्भरता। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों के दौरान गरीबी हटाओ के नारे का इस्तेमाल किया था। अतः भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। याद रखेंगे। आगे और भी डिटेल्स में पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों एक एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न भी होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की स्थापना किसने की थी, तो महालनोबिस ने की थी। लेकिन वो आंसर नहीं है, नहीं, उन्होंने नहीं की थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं किया था। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है एन राज ने तैयार किया था। इस योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्याय थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचे के रूप में फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। याद रखेंगे, महालनोबिस ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अपना 2 क्षेत्रीय मॉडल प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ पॉइंट्स है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने कई व्यवहारिक गणितीय और सांख्यिकी विधियां विकसित की थी। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स जो कि पंचवर्षीय योजना से है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? आपके ऑप्शन है ए उस्ताद इफ्तिखार, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी उस्ताद नासिर या फिर ऑप्शन डी उस्ताद बेहराम। बच्चों, जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में ये चित्रकार का काम करता था उस्ताद मंसूर। आगे डिटेल्स में भी देखेंगे। मुगल सम्राट जो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाले महान चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। वे एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चित्रकार थे और पशुओं और पक्षियों के चित्रण में माहिर थे। उस्ताद मंसूर के बारे में जानेंगे। उस्ताद मंसूर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अग्रणी प्राकृतिक चित्रकार थे। वह डोडो को रंगों में चित्रित करने वाले शुरुआती चित्रकारों में से एक थे और उन्होंने प्रसिद्ध बाज पक्षी को चित्रित किया था। वह पौधों और जानवरों को चित्रित करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। याद रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक है उस्ताद बशीर। उस्ताद बशीर का नाम एग्जाम में आता है। उस्ताद बशीर एक पाकिस्तानी चित्रकार है जिन्होंने एक भारतीय लघु चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध घटना इनमें से किस शासक के शासनकाल में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफ़र या फिर ऑप्शन डी अलीवर्दी खान। बच्चों, ब्लैक होल का एक दुर्घटना है जो कहाँ हुई थी? वो कोलकाता में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल जो कि घटना घटी थी उसके शासनकाल में, सिराजुद्दौला के शासनकाल में, जो कि कलकत्ता में घटी थी। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। युद्ध के 146 ब्रिटिश कैदियों को रात भर बहुत छोटे कमरे में कैद कर लिया गया था। 146 में से 123 की मौत दम घुटने और गर्मी के कारण हो गई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। याद रखेंगे। आगे ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर काल कोठरी की जो घटना है वो कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले में घटी थी। इस घटना में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला और उनके सैनिकों ने ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी काल कोठरी में बंद कर लिया था। इस काल कोठरी में अत्यधिक गर्मी और दम घुटने और कुचलने से 123 बंदियों की मौत हो गई थी। याद रखेंगे। ब्लैक होल इसे ही कहा जाता है। यह घटना भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार का प्रमुख कारण बना। इस घटना को काल कोठरी की घटना या
अंधकूप हत्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवाब ने 140 अंग्रेज बंदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 26 अगस्त 1910 को, 15 मई 1907 को, 13 जनवरी 1912 को, या फिर ऑप्शन डी 2 फरवरी 1913 को। बच्चों, मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था वो 1910 26 अगस्त 1910 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में हुआ था। उन्हें कैथोलिक चर्च में कलकत्ता के संत टेरेसा के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्हें 1962 में रैमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वह 1950 में भारतीय नागरिकों में बनी और 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, मदर टेरेसा से रिलेटेड। आगे, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की, जो रोमन कैथोलिक महिलाओं की एक ऐसी संस्था थी जो गरीबों, खास तौर पर भारत में रहने वाले लोगों के लिए समर्पित थी। याद रखेंगे, मदर टेरेसा से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 1764 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई, या फिर ऑप्शन डी वांडीवास की लड़ाई। बच्चों, 1764 में जो लड़ाई हुई थी वो थी बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में लड़ी गई थी। आगे डिटेल्स में भी जानेंगे। बक्सर का युद्ध जो 22 और 23 अक्टूबर को 1764 को लड़ा गया था, यह युद्ध बक्सर के पास हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने संयुक्त सेनाओं को हराया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 1764 में बक्सर का युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारण थे, मीर कासिम स्वतंत्र होना चाहता था। उसने अपनी राजधानी को मुंगेर किले में स्थानांतरित कर दिया था और उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक ब्रिटिश प्रशिक्षु को नियुक्त किया था। बच्चों, पूछा जाता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया था? तो मुंगेर स्थापित किया था। याद रखेंगे। पूछा जाता है कि बंगाल का नवाब ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर का जो किला है वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक ब्रिटिश प्रशिक्षु को नियुक्त किया। उन्होंने भारतीय और अंग्रेजों दोनों के साथ शासन सम्मान व्यवहार किया था। 1763 में जब लड़ाई छिड़ गई तो मध्य कासिम अवध भाग गया था और उसने शुजाउद्दौला और शाह आलम से समर्थन मांगा था। मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने हरा दिया और 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। याद रखेंगे, बक्सर का जो युद्ध है वो कैसे समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि के साथ, जो कि 1765 में हुआ था। याद रखेंगे सारे के सारे बक्सर की लड़ाई से सारे पॉइंट्स। आगे थोड़ा सा और कुछ भी जान लेंगे इस युद्ध के बारे में। बक्सर युद्ध, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल की संप्रभुता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया था। इस युद्ध ने यूरोपीय लोगों द्वारा प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरण के युग की शुरुआत की थी। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स जो कि बक्सर से लड़ाई रिलेटेड है। कब हुई थी? 1764 को। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि ऑप्शंस में थे, इनको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। तो जानेंगे पानीपत की लड़ाई। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके बीच में? बाबर और लोधी के बीच में लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। विक्रमादित्य, हेपू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। किसके बीच में? मराठा और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। आगे एक लड़ाई पूछी जाती है, वो है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई जो पूछी जाती है, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर विजय प्राप्त की थी।
और प्लासी की लड़ाई का कारण अंग्रेजों को दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और कर का भुगतान न करना था। इस लड़ाई के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी प्लासी का युद्ध से। आगे ऑप्शंस में था वांडीवास की लड़ाई। यह कब लड़ी गई थी? तो 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में भारत की लड़ाई हुई थी। ये वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा थी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरे कूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना की कमान कामडेड डी लेली ने संभाली थी। और 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। और पूछा जाता है कि पेरिस की संधि भी कब हुई थी? 1763 में। याद रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। और युद्ध की लड़ाई के मामले में कब हुआ था, किसने किया था, किसके बीच हुई थी और कहाँ हुआ था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मिस्र को किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं नील नदी का उपहार के रूप में, ऑप्शन बी साधु साम्राज्य के रूप में, ऑप्शन सी पवित्र भूमि के रूप में, या फिर ऑप्शन डी गेट ऑफ टीयर्स के रूप में। बच्चों, मिस्र को किस रूप में जाना जाता है? तो नील नदी के उपहार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र को नील नदी का उपहार के रूप में जाना जाता है। डिटेल्स में थोड़ा देख लेंगे। मिस्र को नील नदी का उपहार के रूप में जाना जाता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने मिस्र का नाम नील नदी का उपहार रखा था। किसने रखा था? हेरोडोट्स ने। कोरिया को साधु साम्राज्य कहा जाता है। याद रखेंगे, साधु साम्राज्य किसको कहा जाता है? तो कोरिया को। यरूशलेम को पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। और बाब अल मंदेब की जल संधि को गेटवे ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स ने मिस्र को यह नाम दिया था। नील नदी से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य हैं जो जान लेंगे। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी के किनारे बसा मिस्र पूर्व उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नील नदी के किनारे बसे मिस्र में हर साल बाढ़ आती है जिससे काली मिट्टी की उपजाऊ घाटी बनती है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे पॉइंट से नील नदी की वजह से मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ाद हो पाई थी। नील नदी के पानी से मिस्र में फसलें उगाई जाती है। नील नदी अफ्रीका की कुछ बड़ी झीलों को ताज़ा पानी देती है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स नील नदी और मिस्र से लेकर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चोल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए विजयालय ने, ऑप्शन बी आदित्य प्रथम ने, ऑप्शन सी परांतक प्रथम ने, या फिर ऑप्शन डी राजा राज प्रथम ने। बच्चों, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विजयालय ने की थी। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। डिटेल्स में जानेंगे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। विजयालय चोल ने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और विजयालय पहले पल्लवों के सामंत भी थे। उन्होंने पल्लवों और पांड्यों की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया था। विजयालय के शासनकाल में चोल शक्ति का पुनरुत्थान हुआ था। याद रखेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स भी देख लेंगे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उन्होंने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया था। इसलिए तंजौर को प्रख्यात चोल साम्राज्य का पहली राजधानी बनाया गया था। आदित्य प्रथम विजयालय का उत्तराधिकारी था और साम्राज्य पर शासन किया था। कौन? आदित्य प्रथम। आगे बढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य दक्षिणी भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। तंजौर को चोल साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया गया था। चोल वंश के कुछ महान राजाओं के नाम है जो उसका उत्तराधिकारी था। तो आदित्य प्रथम था, राजराज प्रथम था, राजेंद्र चोल था और कुलोत्तुंगा प्रथम था। ये सारे राजा चोल वंश के शासक थे। याद रखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जान लेंगे आदित्य प्रथम के बारे में। पल्लवों से प्रदेशों पर कब्जा करके विजयालय के साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। और प्रांतक चोल प्रथम जो कि है वह पहला शाही चोल था। उन्होंने शुरू में पांड्यों और श्रीलंकनों को हराया, लेकिन बाद में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया था। इस नुकसान ने चोलों की गरिमा को कम कर दिया और उन्होंने 955 ईस्वी सन 985 ईस्वी से 30 वर्षों के एक अंधकार काल में प्रवेश कर लिया था।
आगे बढ़ेंगे राजा राज चोल प्रथम के बारे में। राजा राज प्रथम चोल को 9 सैनिक क्षमता की विकसित की। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को फिर से संगठित किया। 1000 ईस्वी में उन्होंने एक भूमि सर्वेक्षण का संचालन शुरू किया था। उन्होंने ऐतिहासिक शिलालेखों को अंकित करने की प्रथा को अपनाया था। उन्होंने युवराज या क्राउन प्रिंस को प्रशासन से जोड़ने की प्रथा शुरू की। राजा राज प्रथम ने शैव धर्म के संरक्षण होने के नाते तंजौर में महान राजा राजेश्वर मंदिर, जो कि बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किया था। किसने? राजा राज चोल प्रथम ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शन से मुगल राजा अकबर द्वारा, या फिर ऑप्शन बी सम्राट अशोक द्वारा, या फिर ऑप्शन डी महान अलेक्जेंडर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी द्वारा। बच्चों, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि सबसे लंबा रोड माना जाता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था, जिसे जीटी रोड कहते हैं। डिटेल्स में जानेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड को 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हो गया था। शेरशाह सूरी ने इसे सड़क को पक्का करवाया था, याद रखेंगे। आगे कुछ डिटेल्स में रखेंगे पॉइंट्स। ग्रैंड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी का शासक शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। इसे सादक-ए-आज़म के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ, बादशाही सड़क और सड़क-ए-आज़म के रूप में भी जाना जाता था। यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़क है। इस सड़क की लंबाई 3710 किलोमीटर है। इस सड़क का पूर्वी छोर बांग्लादेश और काबुल अफगानिस्तान में इस सड़क का पश्चिमी छोर है, याद रखेंगे जीटी रोड के बारे में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शेरशाह सूरी का जन्म फरीद खान के रूप में बिहार के सासाराम में हुआ था। उन्होंने चौसा, जो कि 1539 के युद्ध में हुमायूं को हराया था, और 1545 में अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, और हुमायूं जो है वो अफगानिस्तान भाग गया था। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स जीटी रोड से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी रिहंद बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। बच्चों, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महानदी पर है, उड़ीसा में। डिटेल्स में जानेंगे। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध का निर्माण 1947 में शुरू हुआ था और 1957 में पूरा हुआ था। इस बांध पर 2 अवलोकन टावर हैं, जिनमें से एक का नाम गांधी मीनार और दूसरे का नाम नेहरू मीनार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। सारे के सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे कहता है हीराकुंड बांध जो 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध है, जो भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। आगे कुछ बांध है जो किस नदी पर बनी है और कहाँ है, याद रखेंगे। बगलीहर बांध जो कि चिनाब नदी पर बनी है, जम्मू कश्मीर में है। टिहरी बांध जो भगीरथ नदी पर बनी है, उत्तराखंड में है। भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर बनी है, हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनी है, गुजरात में है। हीराकुंड बांध जो महानदी में बनी है, उड़ीसा में है। और नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी में बनी है, तेलंगाना राज्य में है। याद रखेंगे सारे के सारे बांध और नदी। आगे जानेंगे भारत के कुछ और बड़े बांध है, उसके बारे में भी जान लेंगे। टिहरी बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, जो हर बार कहीं ना कहीं टकरा जाता है एग्जाम में। टिहरी बांध यह उत्तराखंड के टिहरी में भगीरथी नदी पर बना बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 575 मीटर है और यह मिट्टी और चट्टान से बना है, याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध जी यह गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई 183 मीटर है और लंबाई 1210 मीटर है, याद रखेंगे सरदार सरोवर बांध। और भाखड़ा बांध यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमांत पर सतलज नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और इसका ढांचा 9.1 किलोमीटर लंबा है, याद रखेंगे। सारे के सारे बांध इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन से हुमायूं ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी अकबर ने, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब ने। बच्चों, फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। आगे डिटेल्स में भी जानेंगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह जो अकबर ने करवाया था। यह शहर उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है।
अकबर ने इसे 1571 से 1585 के बीच में अपनी राजधानी बनाया था। हालांकि पानी की कमी के कारण उन्हें इसे छोड़ना पड़ा और 20 साल के अंदर मुगलों की राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई थी। आगे जानेंगे फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के एक आगरा ज़िले में स्थित है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। सीकरी उत्तर प्रदेश का एक गांव है। इस स्थान पर पहले भी खांग मौजूद थे। सीकरी में जहांगीर का जन्म हुआ था, याद रखेंगे, जो कि अकबर का बेटा था। आगे फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं। अकबर ने इस शहर का निर्माण सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सम्मान में करवाया था। याद रखेंगे, किसके लिए? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। इस शहर का निर्माण हिंदू और मुगल वास्तुकला के मिश्रण से किया गया था। फतेहपुर सीकरी में बने बुलंद दरवाज़ों को दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। फतेहपुर सीकरी में पंच महल भी हैं, जिसे हवा महल भी कहा जाता है, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। याद रखेंगे ये पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, न्यूट्रॉन जो बम है का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए डब्ल्यू.सी. रोएंटगन ने, ऑप्शन बी सैमुअल टी कोहेन ने, ऑप्शन सी नील्स बोर ने, या फिर ऑप्शन डी मैक्स प्लांक ने। बच्चों, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल टी कोहेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैमुअल टी कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। आगे जानेंगे डब्ल्यू.सी. रोएंटगन ने किसका आविष्कार किया था? तो विलियम कॉनराड रोएंटगन अपनी एक्सरे की खोज के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि प्रकाश है जो हमें ठोस वस्तुओं के अंदर देखने की अनुमति देता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटगन ने। आगे सैमुअल टी कोहेन ने जो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार की खोज की थी। सैमुअल न्यूट्रॉन बम का आविष्कार के लिए सुप्रसिद्ध है, जो एक परमाणु हथियार है जो बड़ी संख्याओं में न्यूट्रॉन का उत्पादन करता है। आगे जानेंगे नील्स बोर ने किसकी आविष्कार किया था? तो परमाणु के बोर मॉडल का ये अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ कक्षाओं में रहते हैं। आगे है मैक्स प्लैंक ने किसकी खोज की थी? तो ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किया था। अब इसे प्लैंक स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स, किसने कब खोज की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी फास्फोरस, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। बच्चों, माचिस की तीली पर वो जो रेड कलर का लगाया जाता है वो एक तरफ से फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जल रहा होता है ये लाल फास्फोरस है। देखते हैं डिटेल्स में कैसे। सही, तो इसका फास्फोरस हो जाएगा। माचिस की तीली पर लगने वाला पदार्थ फास्फोरस है। 1826 में स्टॉकटन ऑन टीज के एक रासायनविद जॉन वॉकर को संयोगवश पता चला कि इस रसायन के साथ लेपित एक तीली को घर में अपने चूल्हे में डालने पर उसमें आग लग गई। उन्होंने पहली घर्षण माचिस का आविष्कार किया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ की पॉइंट्स देख लेंगे। माचिस की तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की तीली में एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट जैसे रसायन मौजूद होते हैं। सेफ्टी माचिस का शीर्ष एक ऑक्सीकरण घटक जैसे पोटेशियम क्लोरेट से बना होता है, जिसे सल्फर, फिलर्स और ग्लास पाउडर मिला होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है, माचिस की तीली की सतह को थोड़ा पीसा कांच लगाकर खुरदुरा बना दिया जाता है। लाल फास्फोरस माचिस की तीली की उस सतह पर मौजूद होता है जिसे रगड़ा जाता है। जब आप माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा लाल फास्फोरस श्रृंखला के एक छोटे से भाग को तोड़ देती है। आगे जानेंगे। उसके बाद कुछ लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है। सफ़ेद फास्फोरस एक अत्यधिक वाष्पशील रसायन है और वायु में प्रज्वलित होता है। इससे ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड देने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन शुरू हो जाता है। सल्फर आग पकड़ता है और लकड़ी को प्रज्वलित करता है। याद रखेंगे लाल फास्फोरस जो माचिस की तीली के बारे में। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। एक अन्य प्रकार की एक माचिस की तीली स्ट्राइक एनीवेयर माचिस की तीली है। इन माचिस में फास्फोरस तत्व माचिस की तीली पर भी उपस्थित होता है। यह जोखिम भरी होती है क्योंकि वे किसी भी सतह पर रगड़ने पर जल जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब भी ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन को एक साथ लाते हैं तो हम आग पैदा कर सकते हैं। याद रखेंगे माचिस की तीली से रिलेटेड ये सभी जानकारियाँ।
माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगा होता है। माचिस की तीली के घिसने वाले हिस्से पर लाल फास्फोरस होता है। माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की तीली में एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर और पोटेशियम क्लोरेट जैसे रसायन भी होते हैं। माचिस की तीली को माचिस की डिब्बी पर रगड़ने पर लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाता है। पॉइंट्स याद रखेंगे, रिपीट कर रहे हैं। आगे, सफ़ेद फास्फोरस माचिस की तीली के ऊपर मौजूद पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके गर्मी पैदा करता है। इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड दोनों में आग लग जाती है और माचिस जलती है। माचिस की तीली बनाने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इसमें अग्निरोधी अमोनियम फॉस्फेट में डुबाया जाता है और सुखाया जाता है। इसके बाद छड़ी के सिरे पर गर्म फेरामिन मोम में डुबाया जाता है। याद रखेंगे, माचिस की तीली से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। लोटस मंदिर, जो कि लोटस टेम्पल कहते हैं, किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए यहूदी धर्म से, ऑप्शन बी बुद्ध धर्म से, ऑप्शन सी बहाई धर्म से, या फिर ऑप्शन डी ताओ धर्म से। बच्चों, लोटस मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बहाई धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली में स्थित है और ये बहाई धर्म से संबंध रखती है। डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे। लोटस टेम्पल जो पूजा का बहाई हाउस है और इसे बहाई मंदिर भी कहा जाता है, दक्षिण दिल्ली में कालकाजी के पास बहरारपुर पहाड़ियों पर स्थित है। यह भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, जो दुनिया में बहु मंदिर में श्रृंखला के 7वें स्थान पर है। आगे, लोटस टेम्पल जो कि भारत में दिल्ली में स्थित है, एक बहाई हाउस ऑफ उपासना है जो दिसंबर 1986 में समर्पित की गई थी, जिसकी लागत 10 मिलियन थी। अपनी फूलों जैसी आकृति के लिए उल्लेखनीय है। यह शहर में एक प्रमुख आकर्षण बना गया है। धर्म के सभी बहाई घरों की तरह लोटस टेम्पल सभी के लिए खुला है, धर्म या किसी अन्य योग्यता की परवाह किए बिना। इसलिए लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है और बहाई धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे लोटस टेम्पल के बारे में, जो 1986 में समर्पित किया गया था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।